क्लास आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पार्ट 8 समास का भाग 2 पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि समास किसे कहते हैं, है ना। क्या किसे कहते हैं समास? दो या दो से अधिक, है ना, शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका समास कहलाती है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था उस टाइम पे 3 कोणों का समूह, ठीक है। ये लिखा बोला था मैंने आपको 3 कोणों का समूह, तो क्या बनेगा इसका? त्रिकोण, है ना। ये मैंने आपको बताया था, है ना। जैसे कि लड़का और लड़की, है ना। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? लड़का लड़की, लड़का लड़की, ठीक है। तो ये होता है इसका संक्षिप्त रूप। तो मैंने क्या बोला? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करके छोटे रूप में लिखने को, है ना, इसे करके नया शब्द जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, है ना। मैंने आपको समास का भाग 2 पढ़ा रही हूँ, है ना। क्या कहते हैं इसको? समास कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था समास के द्वारा बनाए गए नए शब्दों को समस्त पद कहते हैं, है ना। समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद। जैसे कि आपका मैं वो सेंटेंस लिखती हूँ उसमें, देश, है ना। जैसे आपका देशभक्ति लिया मैंने, है ना। देशभक्ति में आपका जैसे कि इसके 2 भाग करें, देश प्लस भक्ति, इसको लिखा मैंने देश के लिए भक्ति, ये भक्ति, ठीक है। ये लिखा मैंने। तो समास द्वारा बनाए गए नए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। तो ये समास के द्वारा बनाए गए नए शब्द है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समस्त पद। क्या बोलते हैं इसको? समस्त पद। आ गया समझ में? ये आपका समस्त पद होता है। कहा जाता है फिर समस्त पद को तोड़कर पूर्व स्थिति में लाना, है ना। इसको तोड़ा पूर्व स्थिति में लाना, मतलब इसमें लाना, इसका आपको क्या कहलाता है? ये आपका समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। ये समास विग्रह कहलाता है। और समस्त पद का पहला पद पूर्व पद, है ना। ये क्या है आपका? समस्त पद का जो पहला पद होता है देश, ये आपका क्या कहलाएगा? पूर्व पद। मैंने इतना बता दिया था आपको, मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ उससे। फिर इसमें है दूसरा पद, क्या है आपका? भक्ति। तो भक्ति क्या कहलाएगा आपका? उत्तर पद। आ गया समझ में? तो ये आपका क्या है? आ गया समास के द्वारा बनाए गए नए शब्दों को, समास के द्वारा जो बने गए नए शब्द होते हैं उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को पूर्व स्थिति में लाना, इसी स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है आपका। और समस्त पद का जो पहला शब्द होता है वो पूर्व पद होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? उत्तर पद कहलाता है। इतना मैंने आपको बता दिया था, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं आपके: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो फिर आपका इसमें तत्पुरुष समास में आता है आपका, क्या आता है तत्पुरुष समास में? आपके इसके जब आप 6th-7th में जाओगे तो इसमें तत्पुरुष समास के आपके 6 भेद और होते हैं, ठीक है। आपने कारक पढ़े थे, है ना। कारक में जो 6 भेद होते हैं उनको लिया गया। इसमें कर्ता और आपका जो है संबोधन कारक उसको नहीं होता, बाकी जो 6 कारक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उन्हीं के आधार पर आपके तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, और उसमें क्या करते हैं? विभक्ति चिन्हों का वो लोप कर देते हैं, ठीक है। जब समास विग्रह में आए हुए जो विभक्ति चिन्ह होते हैं और जब उनका समस्त पद बनाते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, उनका लोप कर दिया जाता है, तब आपका समस्त पद बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह के आपके इसमें आते हैं कि जिस समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, और समस्त पद बनते ही कारक चिन्हों का लोप हो जाता है ना। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान। उत्तर पद क्या है आपका? दूसरा वाला। उसमें जिस समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, तथा समस्त पद बनाते समय उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। केवल आपको इसमें तत्पुरुष समास पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपका हम लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था अकाल, मैं एक एक समझा देती हूँ, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, याद है। अकाल पीड़ित, है ना। तो जब हम इसको समस्त बनाएंगे तो आपका जो से है इसका लोप हो जाएगा, अकाल
पीड़ित। ठीक है, तो ये अकाल पीड़ित के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आपका इसमें मैंने बताया था आपको द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है ना, ये भी मैंने आपको बताया था। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें, और इनका विग्रह करने पर जब उनका अलग अलग करते हैं तो पर और एवं या लगा होता है ना। तो जैसे कि और उसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है और एक दूसरे के क्या होते हैं, वो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, है ना। जैसे कि आपका समस्त पद में लेती हूँ रात दिन, है ना। तब जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रात और दिन। इतना मैंने बता दिया था आपको, आ गया था द्वंद्व समास में, है ना। ऐसे ही आपका जैसे कि राजा रंक लिया, ठीक है, मैंने कहा था ना विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, तो राजा और आपका रंक, ठीक है। तो ये आपका द्वंद्व समास था, इतना मैंने पढ़ा दिया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था द्विगु समास, समास पढ़ाया ना। द्विगु समास में जिस समास में पूर्व पद क्या होता है, ये वाला पहला वाला पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण हो, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। मैंने बताया था ना आपको, जैसे कि आपका त्रिफला, एक एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ फिर बाकी मैं पढ़ाऊँगी। त्रिफला, है ना, तो 3 फलों का समाहार, ठीक है, ये आपका त्रिफला में आ गया। चौमासा भी बताया था मैंने आपको, चौमासा, है ना। तो चौमासा में क्या होगा आपका, 4 मासों का समूह, ठीक है। तो इसे तो जिस समास में पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है ना, का बोध करा होता है, तो ये द्विगु समास होते हैं। फिर आपका जैसे अब इसमें था कर्मधारय समास, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास की बात करते हैं, जिस समास के दोनों पद, है ना, पूर्व पद और उत्तर पद में एक विशेषण और विशेष्य होता है और दूसरा उपमेय या उपमान का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, बताओ किसे कहते हैं विशेषण और विशेष्य, जल्दी से, किसी को पता है, बोलो, है ना। कौन से होते हैं विशेषण, पढ़े आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप पढ़ते हुए आए होंगे कि किसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्या था, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है हम उसे विशेष्य कहते हैं। आपको पता है ना, आगे समझ में, ये आपने पहले भी पढ़ चुका है, उपमान उपमेय वाला भी है इसमें, आपका केवल बस इसको ध्यान दो, विशेषण और विशेष्य वाला, है ना। तो आपका क्या आता है, जैसे नील गगन, ठीक है, नील गगन, ठीक है, नील गगन। तो नील क्या है आपका, नील क्या है आपका, सॉरी, नीला आपका पूर्व पद है ना, और गगन क्या है आपका उत्तर पद। आ गया समझ में, तो गगन उत्तर पद है आपका। तो मैंने क्या कहा, जिस समास के दोनों पदों में पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य होता है उसको हम क्या कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। तो किसके बाद विशेषता बता रहा है, वो गगन की, है ना, विशेष्य है आपका। और गगन की क्या विशेषता है कि वो नीले रंग का है ना। तो ये किस में आएगा, आपका कर्मधारय समास में आएगा। इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या है, नीला है जो गगन, है ना, नीला है जो गगन, ठीक है। तो ये किस में आएगा आपका, इसका कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। इसमें और हम लेते हैं जैसे कि मृगनयन, मृगनयन,
मृग नयन का मतलब पता है आपको, है ना। मृग क्या आपका पूर्व पद, नयन है आपका उत्तर पद। मृग के समान जिसके नयन होते हैं, मृग माने हिरण के समान, है ना। मृग के समान नयन, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, मृग नयन के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, उपयुक्त सभी समस्त पदों को आपने मैं बता रही हूँ इसमें, है ना। ये तो बताए हैं आपका उनके पूर्व उत्तर पद और दूसरे पद की विशेषता बता रहे हैं, है ना। पूर्व और उत्तर पद दूसरे पद की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद आपका विशेष्य है ना। तो इसी प्रकार जो समास के अंतर्गत समस्त पदों का जब विग्रह करते समय क्या आता है, जब इनका विग्रह करते हैं हम लोग तो क्या आता है, रूपी समान जो, है ना। नीला है जो मृग के समान है, नयन, है ना। इस तरह के जो शब्द आते हैं ये आप आते हैं, क्रोध, रूपी, अग्नि, इस तरह के जो शब्दों के का प्रयोग होता है जब इनका विग्रह करते हैं हाँ हम लोग, ठीक है। ऐसे ही आपका लिखता है पीलांबर, है ना। एक और उदाहरण लेती हूँ आपका पीतांबर, ठीक है। ये आपका समस्त पद है। समस्त पद में जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, पीला है जो अंबर, ठीक है। पीला है जो अंबर, पीला क्या है आपका, अंबर मैंने क्या होता है, वस्त्र होता है आपका, है ना। तो वस्त्र किसकी विशेषता बता रहा है, वो पीले रंग का है, वस्त्र की बता रहा है ना। और किसकी विशेषता बताई उसने, किस पीले रंग का क्या है, वस्त्र है ना। तो आपका विशेषण हो गया पीला और ये आपका विशेष्य हो गया। तो ये आपका क्या है, इसको कर्मधारय समास के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। फिर है आपका इसमें, फिर आता है आपका इसमें फिफ्थ था आपका बहुव्रीहि ना समास। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत क्या कर, जिस पद का अर्थ उसके दोनों पदों मतलब पूर्व और उत्तर पद से भिन्न होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। मतलब कि दोनों में से कोई भी जो आपके उत्तर पद और पूर्व पद होते हैं दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद क्या होता है ना, अलग होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब भिन्न होता है उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं आपका। इसको समझना बहुत आसान है आपका बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास में क्या होता है आपका, जैसे कि नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ ये आपका समस्त पद है आपका। इसमें जब उसको अलग करेंगे, नीला प्लस कंठ, ठीक है। तो इसमें नीला कंठ क्या है, फिर इसमें ये नहीं हुआ, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, ठीक है। नीला है कंठ जिसका, मतलब कि आपका इसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि कंठ नीला, है ना। तो इन दोनों में से पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरी चीज़ अलग से आती है। नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ होता है नीला, पता है ना आप सभी को, शिव का, है ना। किसका आता है कंठ नीला, शिव जी का, है ना। तो तीसरा अर्थ जो होता है वो उसमें आपका जो होता है प्रधान होता है, तो क्या हो गया, शिव, ठीक है। आगे समझ में, तो आपका ऐसी है पीताम्बर। अभी आप बोलेंगे कि मैम ने इससे अभी उसमें भी कराया था कर्मधारय समास में और उसमें भी लिख रही हैं। आप दोनों को इसमें भी मैं अंतर बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं कि बहुव्रीहि समास क्या होता है और कर्मधारय समास के अंतर्गत कैसे इसको पहचानते हैं। जब आप इनका विग्रह करेंगे तो विग्रह से आपको पता चलेगा कि आपने किस हिसाब से उसको विग्रह कराया है। यदि आपने बहुव्रीहि समास के हिसाब से विग्रह कराया है तो आप बहुव्रीहि समास लिखेंगे। यदि आप कर्मधारय समास के हिसाब से आप उसका विग्रह करते हैं तो आप उसको लिखेंगे, है ना। एग्जाम में कई बार आता है कि निम्नलिखित आप इसको उसके समासों के नाम लिखिए, है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ने इसको तो कर्मधारय समास में भी लिखा था, बहुव्रीहि समास में भी लिखा था, लेकिन जब आप इनका विग्रह किस तरह से करते हैं उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप उसको किस चीज़ में रखते हैं, है ना। तो आपने पीताम्बर जैसे इसमें रखा है तो इसका आपका इसको यदि मैं ऐसे लिखती हूँ, पीला प्लस अंबर, ठीक है, उत्तर पद पूर्व पद। अब इसका जो वो लिखेंगे हम लोग, विग्रह करेंगे तो क्या है, पीले हैं अंबर। अंबर माने आपका वस्त्र भी होता है ना, अंबर, है ना। तो अर्थात कौन, किसके हैं पीले वस्त्र,
किसकी बात कर रही हूँ? तीसरा पर्सन इसमें आपका मुख्य होता है। कौन है? कृष्ण भगवान, है ना, कृष्ण जी। ठीक है, तो पीला तो आपका जब विग्रह करेंगे तो विग्रह के हिसाब से आपको पता चलेगा कि इसको आपने बहुब्रीहि समास में रखना है या कर्मधारय समास में, वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। ठीक है, उपयुक्त समस्त पदों में दोनों ही पदों का कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। यहाँ दोनों पदों के मध्य में से किसी तीसरे की बात की जाती है, तब उसको हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, गज के समान, है ना, गजानन लिख सकते हैं, जैसे गजानन, है ना। गजानन में आपका क्या आएगा? गज के समान। गज मन क्या होता है? हाथी होता है के समान आनंद, है ना, है जिसका, आनंद माने मुख। किसका मुख होता है गज के समान? सबको पता है किसका होता है? गणेश भगवान का। तो इसका तीसरा अर्थ आता है गणेश, है ना। तो ये क्या है? आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। आ गया समझ में? फिर आपका जैसे एक और लेते हैं, क्या लें? चक्रधर। ठीक है, चक्रधर लिया हमने। चक्रधर माने चक्र को धारण करने वाला। विग्रह करने पर क्या बनेगा? चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, चक्र को धारण करने वाला कौन है? कौन धारण करता है चक्र को? किसी को पता है कि कौन करते हैं? विष्णु भगवान। कौन करते हैं? विष्णु भगवान। तो तीसरा अर्थ निकल के आए, तो ये आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपका जो है इसमें आपको समझा देती हूँ कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास को आप दो तरह से अंतर कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था समास विग्रह करके। एक तो आप समास विग्रह करके पहचान सकते हैं, जैसे कि पीताम्बरी में लेती हूँ, पीताम्बर। ठीक है, तो आपको आपने यदि लिखा उसका विग्रह कर कर, पीला है जो अंबर। ठीक है, पीला है जो अंबर, ये हो गया। तो उसको हम किस में रखेंगे? आपका कर्मधारय में, है ना, समास चला गया कर्मधारय समास में। और यदि हम इसका फिर से यदि विग्रह करते हैं, तो जैसे आपका लिखा हमने, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात कौन है? कृष्ण भगवान। ठीक है, तो ये आपका किस में आएगा? आपका बहुब्रीहि में आएगा। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। और कर्मधारय समास में पूर्व पद में विशेषण और विशेष्य भी होता है ना, या उपमेय अपमान का संबंध होता है। जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद आपका क्या होता है? भिन्न होता है ना। जैसे कि आपका कमल नयन लेते हैं, कमल नयन। ठीक है, आपका कमल नयन दिया, तो कमल क्या है? आपका विशेषण, है ना, और नयन क्या है? आपके विशेष्य। ठीक है, तो ये आपका कर्मधारय में हो गया, है ना। कमल के समान नयन हो गया कर्मधारय में। अब कमल जैसे नयनों वाला, है ना, इसको यदि हम इस तरह से विग्रह करते हैं, कमल जैसे नयनों वाला। कौन है? कमल जैसे नयन किसके हैं? विष्णु भगवान के, है ना। तो ये आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा। फिर आपका आता है इसमें अव्ययी भाव। ठीक है, समास अव्ययी भाव समास में आपका क्या होता है? वो अव्ययी भाव समास की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। अव्ययी भाव समास में, इस समास में जो पहला पद होता है अव्यय होता है, और इसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाते हैं। समास पद का पहला पद प्रधान होता है। अब अव्यय क्या होता है? मुझे कोई बताएगा? बताओ क्या होता है? अव्यय होता है आपका जिसमें कि अविकारी, मैंने आपको पढ़ाया था ना, जिसमें कि लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी क्या होता है? परिवर्तन, है ना,
कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जिन शब्दों में क्या होता है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि से प्रभावित नहीं होता है ना, यदि शब्दों में कोई विकार कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं आपका। तो अव्ययी भाव क्या होता है आपका, अव्ययी भाव की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताती हूँ क्या होती है ना। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब कोई भी जो पद होता है जिसमें लिंग वचन कारण के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके योग्य से जब इनको जोड़ते हैं उसमें है ना, और समस्त पद भी क्या बन जाता है, अव्ययी बन जाता है ना। समास का पहला पद प्रधान होता है आपका, तो इसमें अव्ययी समास कहते हैं। जैसे कि आपका क्या है, पूर्व पद है, ठीक है। जन्म है आपका उत्तर पद, ठीक है। और इसका जब विग्रह करेंगे क्या बनेगा आपका, जन्म भर, नहीं जन्म का, हाँ जन्म भर बनेगा इसका विग्रह करने पर। और इसका जो समस्त पद क्या होता है आपका, समस्त पद बनेगा जन्म, ठीक है। इस तरह से बनेगा इसमें। फिर क्या होता है, यथाशक्ति है ना। अब इसको इसी में लेते हैं यहाँ पर, यथा शक्ति है ना। तो मैंने क्या बोला कि जो आपका पहला पद क्या होता है, अव्ययी होता है, मतलब कि इसमें कोई भी लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम इसका क्या बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे, समस्त पद, ठीक है। जब समस्त पद होता है तो तब क्या होता है, वो इसको जो पूर्व पद के है इसके योग से क्या होता है, जब इनको मिला के लिखेंगे तो वो पूरा जो शब्द बनेगा आपका समस्त पद वो भी अव्यय बन जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या बनेगा, यथा शक्ति, यथा आपका शक्ति, ठीक है। तो इसका शक्ति के अनुसार विग्रह क्या होगा, इसका शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो इसका इस तरह से बनेगा। फिर आपका एक हो लेते हैं इसमें भरपेट है ना। भरपेट में क्या होगा आपका, भर आपका पूर्व पद होगा, पेट आपका उत्तर पद होगा है ना। तो इसमें क्या होगा आपका, जो भरपेट आपका क्या है, भर आपका पूर्व पद है, तो पूर्व पद क्या है, अव्ययी है आपका। उससे जो हम मिलाकर जब शब्द को बनाएंगे तो वो भी क्या हुआ, अव्ययी शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा, भरपेट बन जाएगा। और उसका विग्रह क्या है, पेट भरकर है ना। तो अव्ययी समास समझ में आ गया। समस्त पदों में पूर्व पद अव्यय है तथा उत्तर पद के योग से बने समस्त पद भी अव्यय बन जाते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में कार्य करे हो तो वो अव्यय भाव समास कहलाता है। आगे समझ में आपको ये। फिर आपका है इसमें है ना। तो मैं आपको इसका संक्षिप्त में बताती हूँ। समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, संक्षिप्त करना, ठीक है। फिर दो या दो से अधिक शब्दों को मेल से बनने की जो प्रक्रिया कहलाती है आपका समास कहलाती है ना। समास से बना संक्षिप्त शब्द क्या कहलाता है आपका, समस्त पद कहलाता है आपका। समास के आपको पता है कि समस्त पद को तोड़कर है ना, समस्त पद को तोड़कर पुनः उस स्थिति में लाने को क्या कहते हैं, आपका समास विग्रह कहते हैं। और आपको मैंने बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास तथा अव्ययी भाव समास, ठीक है। तत्पुरुष समास के आपके और भेद भी होते हैं 6, लेकिन वो आपकी इस कक्षा में नहीं दिया गया है। जब आप 7th 8th पे जाओगे तब आपको बताएंगे। उसमें कारक जो होते हैं आपके, उन्हीं का प्रयोग कराया जाता है ना, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं के आधार पर आपके जो भेद होते हैं तत्पुरुष समास के है ना, उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। उसमें आपकी बुक में नहीं दिया गया इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया आपको। आगे समझ में आप इसको अच्छी तरह से काम करेंगे, आपके एक्सरसाइज आप घर पर करेंगे, नहीं समझ में आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।